स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल वेकअप पे। इस चैनल पे नैतिक सीख देने वाली मज़ेदार कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कई वर्ष पहले प्राचीन नगर था जिसका नाम था तुगलक नगर। यह नगर अपनी सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता था, क्योंकि इसके किनारे से बहती एक शांत और सजीव नदी उसे स्वर्ग जैसी शोभा प्रदान करती थी। इस नगर का राजा हालांकि अपनी वैभव और शक्तिशाली सैन्य के लिए प्रसिद्ध था, परंतु उसकी बुद्धि और सोच में कमी थी। नगर में हर कोई जानता था कि राजा मूर्ख था, लेकिन उसकी शक्ति के कारण कोई उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। वहीं राजा का एक मंत्री था जो न केवल विद्वान था बल्कि चतुराई में भी माहिर था। उसकी सूझबूझ से ही नगर का शासन चलता था, वरना राजा के मूर्खतापूर्ण निर्णय नगर को कभी का विनाश की ओर ले जा चुके होते। एक दिन की बात है, राजा और मंत्री दोनों नदी के किनारे शाम के समय टहलते हुए प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले रहे थे। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और नदी की लहरों में सुनहरी चमक बिखर रही थी। नदी के किनारे ठंडी हवा राजा को बहुत भा रही थी। तभी राजा के मन में एक अजीब सवाल आया। उसने मंत्री को मुड़कर कहा, मंत्री, यह तो बताओ, यह नदी किस दिशा में बहती है और कहाँ जाकर समाप्त होती है? मंत्री, जो हमेशा तैयार रहता था राजा के हर सवाल का जवाब देने के लिए, तुरंत बोला, महाराज, यह नदी पूर्व की दिशा में बहती है और पूर्व दिशा की ओर जाकर समुद्र में मिल जाती है। राजा ने यह सुनते ही अपनी भवें चढ़ाते हुए कहा, क्या? इसका मतलब हमारे देश का पानी पूरब के लोग भी इस्तेमाल करते हैं? यह कैसे हो सकता है? मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारे देश का कीमती पानी पूरब दिशा वाले मुफ्त में इस्तेमाल करें। हमें इस पानी को उन्हीं तक सीमित रखना चाहिए जो हमारे राज्य के नागरिक हैं। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने कुछ देर सोचा और तुरंत मंत्री को आदेश दिया, मंत्री, तुम इस नदी पर एक ऊंची दीवार बनवाने का काम शुरू करो ताकि यह पानी आगे न बह सके। मैं नहीं चाहता कि पूर्व देश का कोई भी व्यक्ति हमारे देश के पानी का लाभ उठा सके। मंत्री, जो राजा की मूर्खता को अच्छी तरह जानता था, एक पल के लिए असमंजस में पड़ गया। उसने धैर्यपूर्वक राजा से कहा, महाराज, यदि हम ऐसा करेंगे तो इससे हमारा ही नुकसान हो। नदी की धारा को रोकने से पानी हमारे ही खेतों और नगरों में बाढ़ की तरह फैल जाएगा और इससे हमारी ज़मीन बंजर हो जाएगी। इससे केवल पूर्व देश ही नहीं बल्कि हमारा राज्य भी प्रभावित होगा। लेकिन राजा अपने गुस्से और अहंकार में चूर था। उसने मंत्री की बात को अनसुना करते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह हमारा पानी है और पूर्व देश वाले मुफ्त में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, समझे? तुम अभी दीवार खड़ी करवाने का काम शुरू करवाओ। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए मन में चिंता और निराश लिए सोचा कि यह निर्णय कितनी मुसीबतों को जन्म देगा। लेकिन राजा के आदेश का विरोध करना किसी के लिए भी संभव नहीं था और मंत्री जानता था कि आने वाले समय में इस मूर्खतापूर्ण निर्णय का परिणाम भयानक हो सकता है। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए मंत्री ने तुरंत नगर के सबसे कुशल कारीगरों को बुलवाया और नदी के किनारे दीवार बनाने का काम शुरू करवा दिया। कारीगरों ने तेजी से काम किया और कुछ ही दिनों में एक मजबूत और ऊंची दीवार नदी के प्रवाह को रोकने के लिए तैयार हो गया। दीवार इतनी विशाल और मजबूत थी कि देखने में अद्भुत लग रही थी। राजा इस विशाल दीवार को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने गर्व से मंत्री की पीठ थपथपाते हुए कहा,
देखा मंत्री, अब हमारा पानी सिर्फ हमारे ही राज्य में रहेगा। पूर्व देश के लोग अब हमारे पानी का एक बूंद भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यह हमारी विजय है। मंत्री ने राजा की बात पर चुपचाप सिर हिलाया। हालांकि उसके मन में चिंता के बादल उमड़ रहे थे। वह जानता था कि प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाना कभी भी सही नहीं होता और राजा की इस मूर्खता का परिणाम भयानक हो सकता है। कुछ समय तक तो सब कुछ सामान्य लगा। दीवार खड़ी थी और नदी का पानी रुक गया था, परंतु कुछ ही हफ्तों बाद बारिश का मौसम शुरू हो गया। पहले हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे जमीन में ताजगी आई। फिर अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। जैसे जैसे बारिश बढ़ती गई, नदी का जल स्तर भी ऊंचा होता चला गया। कुछ ही दिनों में नदी का पानी दीवार तक पहुंच गया और उसे पार करने की कोशिश करने लगा। चूंकि दीवार ने पानी का प्राकृतिक प्रवाह रोक रखा था, पानी वापस बहने की बजाय आसपास के इलाकों में फैलने लगा। धीरे धीरे पानी गांवों में घुसने लगा और नगर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। लोग घबरा गए। उनके घरों में पानी भरने लगा, खेतों में पानी का कहर बरसने लगा और फसलें बर्बाद होने लगी। कुछ ही समय में स्थिति इतनी भयावह हो गई कि लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे। नगरवासी दहशत में थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस आपदा का सामना कैसे करें। लाचार और हताश नगरवासियों ने एकत्रित होकर मंत्री के पास जाने का निर्णय लिया। वे मंत्री के घर के बाहर इकट्ठा हुए और अपनी परेशानियों का रो रो कर वर्णन करने लगे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, मंत्री जी, हम सब बर्बाद हो रहे हैं। इस दीवार ने हमारी जिंदगी को तबाह कर दिया है। अब आप ही कुछ कीजिए। मंत्री ने उनकी बात ध्यान से सुनी और उन्हें आश्वासन दिया। मैं समझता हूँ कि आप सब बहुत परेशानी में हैं, पर चिंता मत कीजिए। मैं इस समस्या का समाधान निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको धैर्य रखना होगा। मंत्री जानता था कि दीवार को तोड़ना ही इस समस्या का असली समाधान है, लेकिन राजा की आज्ञा के बिना ऐसा करना असंभव था। राजा से सीधे जाकर यह कहना कि दीवार को तोड़ा जाए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि राजा अभी भी अपनी मूर्खता के कारण इस दीवार को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहा था। तभी मंत्री के दिमाग में एक चतुर योजना आई। उसने राजमहल में समय बताने वाले घड़ी वाले को बुलाया। यह व्यक्ति महल में बड़े घंटे को हर घंटे बजाता था, जिससे नगरवासी समय का अनुमान लगा पाते थे। मंत्री ने उसे गुप्त रूप से निर्देश दिए, आज से तुम हर घंटे की बजाय हर आधे घंटे पर घंटा बजाना। खासकर जब सुबह के 3 बजे तब तुम 6 बार घंटा बजाना, जैसे कि सुबह के 6 बज गए हों। घड़ी वाले ने मंत्री के आदेश को मान लिया और उसी के अनुसार काम किया। जब सुबह के 3 बजे तब उसने घंटे को 6 बार बजाया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सुबह के 6 बज चुके हों। जब राजा ने घंटे की आवाज़ सुनी तो उसने समझा कि सुबह के 6 बज चुके हैं। वह बिस्तर से जल्दी उठा और तैयार होकर महल के बाहर आ गया। बाहर का दृश्य कुछ अलग ही था। अभी भी चारों ओर गहरा अंधेरा फैला हुआ था और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। यह देखकर राजा को हैरानी हुई। उसने सोचा कि सुबह हो चुकी है, फिर भी सूरज क्यों नहीं निकला। राजा ने इधर उधर देखा और सामने मंत्री को पहले से ही खड़ा पाया। उसे देखकर राजा चौंका और बोला, मंत्री, यह क्या हो रहा है? सुबह के 6 बज चुके हैं, फिर भी सूरज क्यों नहीं निकला? ऐसा क्यों लग रहा है कि रात अभी भी चल। मंत्री ने पहले ही राजा की इस मूर्खता का समाधान सोच रखा था। उसने राजा की बातों को ध्यान से सुना और सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज,
प्रातःकाल का समय तो हो चुका है, परंतु एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। राजा ने चौंकते हुए पूछा, क्या समस्या मंत्री? मंत्री ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, जैसा कि आपने आदेश दिया था, हमने नदी का पानी पूर्व दिशा में जाने से रोक दिया है। अब हमारा पानी पूर्व देश तक नहीं पहुंच रहा है, परंतु शायद इसी के कारण पूर्व देश ने भी अपनी ओर से सूर्य की रोशनी को हमारे देश तक आने से रोक दिया है। हम यहाँ बैठे सूरज का इंतजार कर रहे हैं, परंतु उनकी ओर से रोशनी को बंद कर दिया गया, इसीलिए हमारे राज्य में अभी भी अंधेरा फैला हुआ है। राजा यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके आदेश का ऐसा नतीजा होगा। वह सोचने लगा, अगर हमने पानी रोका है और वे हमारे रोशनी रोक रहे हैं तो अब क्या होगा। उसकी चिंता बढ़ने लगी। अंधेरे में खड़े राजा को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अब इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए। गहरे चिंतन में डूबे राजा ने धीरे धीरे कहा, मंत्री, अगर यह सच है कि पूरब वाले ने हमारे यहाँ रोशनी आने से रोक दी है, तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है? हमें किसी तरह रोशनी वापस लानी होगी। मंत्री ने राजा की ओर देखते हुए धीरे से मुस्कुराया और बोला, महाराज, उपाय तो है। अगर हम नदी का पानी फिर से बहने दें तो शायद पूरब देश वाले भी हमारी तरफ सूरज की रोशनी को आने दें। जैसा कि आपने देखा, प्रकृति के नियमों को बाधित करने से केवल हमें ही नुकसान हो रहा है। अगर हम पानी को फिर से उसकी दिशा में बहने देंगे तो सूरज की रोशनी भी हमारे देश में वापस आ जाएगी। यह सुनते ही राजा कुछ देर चुप रहा। उसके मन में विचारों का तूफान उठ रहा था। वह सोचने लगा कि कैसे उसकी मूर्खता से पूरे राज्य को अंधकार में धकेल दिया गया। आखिरकार उसने मंत्री से कहा, मंत्री, तुम सही कहते हो। हमें प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जल्दी से जल्दी नदी की दीवार को तोड़कर पानी को उसके स्वाभाविक रास्ते पर बहने दो। मुझे यकीन है कि जैसे ही पानी पूरब देश में पहुंचेगा, वैसे ही सूरज की रोशनी भी हमारे देश में लौट आएगी। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन करने का वचन दिया और तुरंत कारीगरों को बुलवाकर दीवार तोड़ने का काम शुरू करवा दिया। कारीगरों ने मंत्री के आदेश पर बिना कोई देरी किए काम शुरू कर दिया। पत्थरों और मिट्टी के दीवार को तोड़ने का काम कठिन था, लेकिन सभी कारीगरों ने पूरी मेहनत से काम किया। दीवार टूटने की प्रक्रिया में कुछ घंटे बीत गए। जैसे जैसे दीवार ढहने लगी, नदी का पानी जोर से बहकर अपनी पुरानी धारा में लौट आया। पानी का बहाव देखते ही ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे पूरी प्रकृति फिर से जीवंत हो उठी हो। इसी दौरान सुबह के सूरज की किरणें भी धीरे धीरे आकाश में फैलने लगी। पहले हल्की सी लालिमा दिखाई दी और फिर सूरज की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे पूरे आकाश में फैल गई। जब राजा ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, मंत्री, देखो, सूरज वापस आ गया है। हमारे राज्य में फिर से रोशनी फैल गई है। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तुरंत ही सभी लोगों को इकट्ठा किया और उत्सव का ऐलान किया। नगरवासी भी खुश थे, क्योंकि अब उनके घरों में अंधकार नहीं बल्कि रोशनी वापस लौट आई थी। राजा ने सार्वजनिक रूप से मंत्री की तारीफ करते हुए कहा, मंत्री, तुम्हारी बुद्धिमानी और सूझबूझ के कारण हमारे राज्य में फिर से सूरज उदय हुआ है। तुमने हमारे राज्य को अंधकार से बचाया है। मैं तुम्हें इसके लिए इनाम देना चाहता हूँ। राजा के इस सम्मान को पाकर मंत्री ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य था। राज्य और जनता की भलाई के लिए काम करना मेरा धर्म है।
मैंने जो कुछ भी किया वह राज्य के हित में। मंत्री की इस बात को सुनकर राजा और भी प्रभावित हुआ। उसने मंत्री को एक विशेष पद और सम्मान देने की घोषणा की। नगरवासी भी मंत्री की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि मंत्री ने राजा को उसकी गलती का एहसास दिलाकर पूरे राज्य को एक बड़ी विपत्ति से बचा लिया। उस दिन से राजा ने भी यह सीख ली कि दूसरों का भला किए बिना अपनी भलाई नहीं हो सकती। उसने निश्चय किया कि वह कभी भी किसी और की तरक्की से जलन नहीं करेगा और हमेशा अपने राज्य और लोगों की भलाई के बारे में सोचेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी दूसरों के प्रति जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए और ना ही उनका नुकसान करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरों का बुरा सोचने से केवल अपनी हानि होती है। हमें हमेशा सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और उनकी भलाई की कामना करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की भलाई में ही हमारी भी भलाई है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।